8. एक बार तो ऐसा सपना आया कि मेरे जो दोनों हाथ हैं ये एक तरीके का पावर सोर्स है, एक तरीके का ऐसा इंजन है। तो हम ऐसे ही दोस्तों से बातें कर रहे हैं और अचानक से मेरे दोनों हाथ ऐसे जमीन की तरफ पॉइंट आउट होते हैं और धीरे 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 ग्रेविटी छोड़ देता है मेरा शरीर, वो ऊपर उठता जाता है। अब मैं लोगों को दिखा रहा हूँ, वो डिसबैलेंस हो रहा है हल्का हल्का, बस मैं दिखा रहा हूँ कि देखो मैं उड़ रहा हूँ, देखो मैं इस तरीके से उड़ रहा हूँ। फिर समहाउ मैं सबके ऊपर एकदम ऊपर, मेरे को एक्चुअली समझ में आता है कि ऊपर जाने पर क्या हो रहा है। मेरे को दिख रहा है नीचे की घर बने हैं, तार से लड़ सकता हूं मैं, अगर आगे जाऊंगा तो यहाँ तार से भिड़ जाऊंगा, थोड़ा और ऊपर हो जाते हैं। पर अगेन दूसरा डर ये है कि अगर ज्यादा ऊपर हो गए तो नीचे अगर गिर गए तो मर जाएंगे। बहुत दिक्कत हुई। आपको ये महसूस हो रहा था? मुझे ये हो रहा था कि जैसे ज्यादा ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन कम होती है, तो आपके पेट में थोड़ा ऐसा लगता है कि हवा कम जा रही है, एकदम दम घुटता है, जैसे लिफ्ट में होता है, जैसे लिफ्ट में एग्जैक्टली जैसे लिफ्ट में जब नीचे गिरते टाइम होता है वैसा वाला पेट में मरोड़, वजन एकदम शून्य हो जाता है जब आप ऐसे करते हैं। ये सब फील हो रहा था सपने में कि ऊपर जा रहा हूं तो ऐसा बॉडी पेट में मैं नीचे ही उड़ रहा हूँ, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ। और मैंने ये भी देखा कि उड़ते उड़ते मैं दिल्ली भी पहुंच रहा हूँ। अगेन ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल, लेकिन मैं पहुंच रहा हूँ, मैं क्या करूँ उसमें। हम तो अपने मोहल्ले के आसपास ही उड़ रहे थे। तो नहीं, मैं मोहल्ले के आसपास उड़ के देख रहा हूँ कि क्या कौन कर रहा है, मतलब आंटी पापड़ बना रही हैं, मुझे भी खाना है, मतलब ऊपर ही अब सब लोग मुझे जानने लगे कि मैं उड़ रहा हूँ बढ़िया अच्छे तरीके से। ये बड़ा एक अजीब चीज थी। अरे बड़ी अजीब, मैं आपको बात बताऊं, ये वेरी इंटरेस्टिंगली जब मैं उड़ रहा था और जब मैंने आसपास अपने देखा, ठीक है, मेरे घर के बगल में उनके ऊपर की छत पे, तो एग्जैक्टली जो मैंने देख रहा था ना वही उस टाइम में चल भी रहा था। जब मैं उठा और मैंने जब बाहर में गया वहां पे, तो मेरे बगल वाले जो दो लड़के थे छोटे थे मुझसे, वो अपने गार्डन में खेल रहे थे क्रिकेट टाइप कुछ, और मैं बगल में देख रहा था। ये एक्चुअली हो रहा होगा राहुल, जो आपने देखा एक्चुअली उस टाइम पे हुआ था। मैं उस टाइम देखा तो मैंने देखा था मेरी आंटी जो है दूसरे घर वाली, वो कपड़े सुखा रही है वहां पे। मैं जगह मैं उनके घर में देखने गया तो कपड़े सूख रहे थे, वही चादर सूख रही थी जो मैंने देखा था। ये बहुत ही अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। भाई मुझे एकदम मिला, अभी भी याद करो ऐसे रोंगटेस खड़े हो रहे हैं मुझे, सब वही चीज हो रही थी जो मैं उस टाइम में देख रहा था अपने सपने पे। जी, और एक्चुअली मतलब मेरे साथ कैसा हो रहा था कि मैं उड़ रहा था तो मैं भिड़ा, अचानक से ऊपर कुछ आ गया तो उससे भिड़ गया, फिर और ऊपर थोड़ा जा रहे तो कहीं प्लेन से ना टकरा जाए, इसलिए एक लेवल मेंटेन करके जा रहे हैं और घूम रहे हैं। अब ठीक है राहुल, ये कपोल कल्पनाएं हैं या क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रामअशोक जी से पूछा तो उन्होंने बोला वो भी उड़ते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया मेरे लिए। मैंने कहा मेरा उड़ना तक तो ठीक था कि भाई मेरी क्रिएटिविटी, मैं कहीं से उड़ रहा हूं। अभी आपने बताया ये और इंटरेस्टिंग हो गया मेरे लिए कि आप भी उड़ते थे। तो सारे लोग उड़ते थे बाय द वे, मैं आपको बता दूं जितने लोग हैं सबको एक्सपीरियंस आए हुए होंगे। मुझे लगता है हर इंसान को कभी ना कभी ये उड़ने वाला सपना आया या तो ये उड़ने वाला या तो ये ऊपर से गिरने वाला, ये दो सपने जरूर आए होंगे कि वो ऊपर से गिर रहा है, अचानक से नींद खुल गई। मतलब मुझे अक्सर ये आता है कि मैं गिरा और गिरते गिरते उड़ गया। हाँ, मतलब कुछ लोगों का मैंने ये भी सुना है कि वो लोग गिरे हैं और अचानक से उनका एकदम डर जो था ना, एकदम से अरे कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, और आंख खोल के देखते हैं कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो ऊपर से गिरा ही नहीं एक्चुअली में। राइट। तो ये जब मैंने रामअशोक जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आत्मनिद्रा, मतलब आत्मनिद्रा का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आपकी जो आपका जो बॉडी होता है वो सो जाता है बहुत गंदे तरीके से। आपकी फिजिकल बॉडी सो जाती है। दैट मीन्स आप कुछ समय के लिए मर जाते हैं। ये भी है। अगेन ये मैंने ऐसा होता है मैंने अपने गुरुओं से भी पूछा तो उन्होंने भी यही बोला कि आत्मनिद्रा का कॉन्सेप्ट योग निद्रा से ही है एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि आपका एनी विच वे जब आप सोते हैं तो आपका शरीर मर ही जाता है एक तरीके से टेक्निकली मर जाता है बहुत गंदे तरीके से। और उसमें मतलब अगर आप नींद में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नींद है आपकी जी, वो आपने एक श्लोक सुना होगा, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा। तो बेसिकली अगर आपकी नींद इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी कुछ देर के लिए मर जाती। जैसे आपने ये बोला कि जब मैं सो रहा था तो मतलब ये एक वो वाली नींद होती है वंस इन अ लाइफ टाइम वाली कि बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील हो रहा है पूरी बॉडी में या कुछ ऐसा हो रहा है। लाइक द बेस्ट स्लीप आई एवर हैड, वो अभी तक की मेरी बेस्ट स्लीप थी वो। तो मेरा ये मानना है कि ये सब जो चीजें हो रही थी तो जो गुरु थे उन्होंने बताया कि कुछ देर के लिए बॉडी अब जो होती है अपने तत्वों का त्याग कर देती है, उसे आत्मनिद्रा बोलते हैं। मतलब तुम्हारी बॉडी खुद ब खुद त्याग कर देती है। ऐसा नहीं कि तुम चाहो तो त्याग हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो फिर एक एस्ट्रल ट्रैवल हो गया, वो एक अलग चीज है। पर एक समय ऐसा आता है जब बॉडी खुद ब खुद त्याग करती है, उसे आत्मनिद्रा का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, जो नियर डेथ के समान होता है। मतलब तुम मर चुके हो,
अब अगर तुम्हारे शरीर में कट भी मारेंगे ना तो तुमको होश नहीं होगा उस समय पे। और उसके बाद तुम्हारी जो आत्मा होती है वो चूंकि आत्माओं की दुनिया में नहीं जा पाती है और चूंकि सपनों की दुनिया में नहीं जा पाती है, तो उसके पास सिर्फ तुम्हारा ही वर्ड बचता है तुमको दिखाने के लिए। दैट्स इट। क्योंकि इनडायरेक्टली तुम मरे नहीं हो, बट तुम्हारी बॉडी ये समझ रही कि वो मर गई है। आप ऐसे समझ के चलें। आप सपना नहीं देख सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी ये समझ रही है कि वो मर चुकी है, तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो आप सपनों की दुनिया में नहीं जा सकते, आप आत्माओं की दुनिया में नहीं जा सकते, बट आपकी स्पिरिट इस दुनिया में विचरण कर सकती है। तो ऐसा कहा जाता है कि आउटर बॉडी एक्सपीरियंस जो ओडीज हुए हैं लोगों को, उसमें क्या होता है कि बॉडी से निकले, मतलब ये मेरे साथ हुआ है बाय द वे, ये मेरे साथ साधना के दौरान हुआ है, कई सारे ऐसे ध्यान के दौरान हुआ है कि मैं ध्यान कर रहा हूं और बहुत चंद लम्हों के लिए हुआ, 1 सेकंड के लिए आप मान के चलो, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद निकल के खुद को ही देख रहा हूं। राइट। आप देखो राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप शीशा नहीं देखते हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता चलता है कि आपके फेस पर कहाँ क्या है या फिर बॉडी पर कहाँ क्या लगा है, ठीक है, आप नहीं समझ पाओगे। पर मेरे सर पे ना, अब जैसे जहां पर हम बैठे हुए थे वहां पे पेड़ था, तो ऊपर एक पत्ती गिरी हुई थी। और पत्ती का कोई अंदाजा नहीं था, बहुत टाइम से गिरी हुई थी। इसकी पुष्टि भी बाद में मैंने करी। तो मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाता हूँ और अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं मुझी को देखते हुए, और सर पे पत्ती रखी, उसके बाद वापस मेरी आंखें एकदम से खुल जाती हैं, बैक अगेन। तो मैं ऐसे सर पे हाथ फेरता हूँ, मुझे लगा कि शायद सपना देख रहा हूँ, तो निकाला तो वो पत्ती थी उसमें ऊपर, सही में पत्ती गिरी हुई थी। मैंने पास वाले एक इंसान से पूछा, उसने कहा कि मैंने ही रख दी थी जानबूझ के 1 घंटा पहले। मैंने कहा मैंने अभी देखा है जस्ट। तो उसने भाई एक घंटे से आपके सर पे ही है, जानबूझ के, मैंने ऐसी जानबूझ के रख दी थी। तो इसको मैं आउटर बॉडी एक्सपीरियंस में काउंट करूंगा, 100% काउंट करूंगा। राम अशोक जी ने, एक बार हम लोग शमशान घाट में थे, राम अशोक जी ने मुझे एक बार बताया कि उनको ना, मैंने उनसे पूछा कभी आपको ऐसा उड़ने वाले एक्सपीरियंसेस कभी कुछ हुए? तो उन्होंने बोला कि एक दिन क्या हुआ था कि कोई चीज मिल नहीं रही थी, मतलब कुछ ऐसा होगा सामान उनके घर का जी। तो वो लेटे और कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो आत्मा है, आप ऐसे समझ के चलो, राम अशोक जी एक लेटे, ऊपर पंखा है और एक साइड में अलमारी है, उस पे ऊपर कुछ रखा हुआ है। तो राम अशोक जी लेटे, उनकी आत्मा जो फ्लोट करी है ऊपर पंखे तक, पंखे पे लग ना जाए थोड़ा सा नीचे, और वहां से उन्होंने देखा है कि वो अलमारी के ऊपर कुछ रखा हुआ है। और वापस से उनकी जब बॉडी आती है तो कहते हैं कि अलमारी के ऊपर शायद हमारी खोई हुई चीज मिल जाएगी एक तरीके से। तो ये एक ऐसा आउटर बॉडी एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मुझसे शेयर करा, और ये काफी हद तक कारगर होता है। कई सारे ऐसे जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं या फिर जो अघोरी होते हैं, वो उनके लिए आउटर बॉडी एक्सपीरियंस करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो शायद हर दिन करते होंगे। अर्श, ये जो आपने बताया ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि आपने कहा कई सारे जो तांत्रिक होते हैं वो भी, अघोरी भी, वो एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करते हैं, एज इन वो आउटर बॉडी एक्सपीरियंस अपने शरीर के बाहर जाके भी ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो क्या कोई ऐसे कुछ इंसिडेंट वगैरह हैं जो बता सकते हैं आप? मतलब कई सारे ऐसे सिद्ध तांत्रिक हैं, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपने हिसाब से करते होंगे, पर जिनसे मैं मिला हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत कॉमन चीज है। राहुल, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है या आउटर बॉडी एक्सपीरियंस? आउटर बॉडी तो एक अलग चीज है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वो कभी भी ध्यान के समय निकाल लेते हैं बॉडी को या फिर कुछ ऐसा। पर अगर नियर डेथ की बात करें, क्योंकि जब हम उनसे पूछते हैं कि मौत के बाद क्या होता है, मौत के बाद क्या होता है, मैंने एक बार ऐसे ही एक साधु से पूछा तो वो हंसने लगे। मैंने कहा बाबा आप हंस क्यों रहे हो? तो कहते हैं कि मौत के बाद क्या होता है ये जानना क्यों जरूरी है, जबकि मौत से पहले की चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। मतलब उन्होंने हिंदी में बोला, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मौत से पहले क्या होता है? राहुल, आपको याद है, आप बार बार मुझसे एक शब्द का जिक्र करते हैं जिसका नाम है भैरवी यातना। जी, भैरवी यातना जो होता है, मैंने शायद अभी जिक्र भी किया कि मरने से पहले आपको जो नहीं जानते लम्हे आते हैं सामने। बता दो कि जब आप मरने वाले होते हैं, आपने डायलॉग सुना होगा कि आपकी पूरी लाइफ आपके सामने फ्लैशबैक की तरह चलती है, और ये एक रियलिटी है जिसको आई थिंक संस्कृत में भैरवी यातना बोला जाता है हिंदू पुराणों के हिसाब से। मैंने उनसे पूछा कि आपको कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है? तो वो कहते हैं कि मोस्टली होता रहता है। मैंने ऐसे होता रहता है। मैंने कहा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताएं आपकी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस कब था? तो उन्होंने कहा जब मुझे सिद्धि मिली। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है राहुल। मैंने बता दिया आपको सिद्धि मिली? हाँ, मतलब नाम नहीं बताया, वो बता सकते हैं कि सिद्धि है। ये बता सकते हैं कि सिद्धि है मेरे पास कोई नहीं, पर ये नहीं बता सकते किस चीज की सिद्धि है। तो उन्होंने, अब चूंकि शमशान में ये अलाउंस होता है, शमशान में बैठे हो तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर बाहर बैठे हो तो आप नहीं बता सकते हो, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब वो छोटे थे, करीब 10-11 साल के थे, तो
वो ना अचानक से मतलब जो कच्चे घर होते हैं बनाए जाते हैं जिसपे बच्चा चढ़ जाता है कभी कभी ऊपर भी, खपरेल वाले जो घर होते हैं, तो उनका गांव में वैसा घर हुआ करता था। तो वो चढ़े, थोड़े शैतान किस्म के थे और काफी ऊपर तक चढ़ गए। वो उन्होंने सोचा कि बीच में जाके खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही वो घर के बीच में गए वो नीचे गिर गए और उनके मतलब बहुत भयंकर चोट लगी सर्वर में। खप्पर के बीच में से गिरे, वो उतना मजबूत नहीं होता है कि कोई बच्चा जाके उस पर खड़ा हो जाए। तो पहले तो ना वैसे घास फूस के बनाए होते हैं, ऊपर रख देते हैं वो लोग, तो उतने मजबूत वो होते नहीं है। तो वो नीचे गिरे और गिरने के बाद राहुल क्या हुआ कि मतलब अब उन्हें वहां से एडमिट कराने ले जाया गया। क्योंकि गांव से शहर की दूरी वो बता रहे थे करीब 4 से 5 किलोमीटर थी, तो तांगे पे ले जाया जाता था ऐसा करके। तब की बात है जब वो छोटे थे, राइट? जब वो छोटे थे। तो उन्होंने कहा तांगे जो बैलगाड़ी होती थी उस पे ले जाया जाता था। तो ये बैलगाड़ी पे इनको लिटाया गया, प्रॉपर इनके खून निकल रहा है सर के पीछे वाले हिस्से से जी। तो इन्होंने क्या बताया कि जब इनकी आंखें बंद हुई हैं गिरने के बाद, तो अचानक से ये एक ऐसी जगह पहुंचे हैं जो अपनी, जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, तो जिस तरह की भी सिचुएशन में वो गिरे हैं वैसे ही वो उठे और उन्होंने आसपास देखा कि सारे लोग जल रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। मतलब उनकी जो माँ है वो जल रही हैं, उनके जो पिता हैं वो जल रहे हैं, एक भाई था उनका वो जल रहा है पूरी तरीके से, और जल के बड़ा अजीब सा सिचुएशन बताया। और राहुल ये सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे नहीं पता कि किस हद तक सच है क्योंकि हर इंसान का अलग अलग होता है। इसलिए उन्होंने जो बताया वो ये था कि जला, उनके सामने उनकी माँ जली और जैसे चिता पे लेटते हैं ना, सेम वैसे ही लेट गई बड़ी शांति से। ऐसे ही हो रहा था इनके पिताजी के साथ भी कि वो जलते हैं और अचानक से वो लेट गए। भाई के साथ भी यही हुआ। फिर आगे वो जा रहे थे तो पेड़ जल रहे थे, मतलब सब कुछ ऐसा था कि जलने वाला सिनेरियो था। तो उन्होंने ये सब देखा। उसके बाद उनकी बॉडी चल रही थी, वो देख रहे थे, वो तांगे के साथ साथ चल रहे हैं, मतलब तांगे पे उनकी बॉडी जा रही है, वो साथ साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और अचानक से क्या होता है, तांगा जैसे नहीं रुकता है, कोई बैल अचानक से रुक जाता है वहां पे, तो रुका, उनकी बॉडी हिली थोड़ी सी। तो जब उनकी बॉडी हिलती है तो ये भी अपनी जगह शेक हो जाते हैं। मतलब अभी कुछ ऐसा था जो इनकी बॉडी से उसको अलग नहीं कर रहा था, उस आत्मा को, उनकी स्पिरिट को कहीं ना कहीं। और ये जो तांगा था ये भी जलता हुआ दिख रहा था उनको। मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो नरक में आ गए हैं पूरी तरीके से, ऐसा मान के चलिए। और मौत की सच्चाई बहुत सामने से देख रहे थे वो। मतलब मौत के टाइम पे क्या होता है राहुल, मरने के बाद या फिर मरने से पहले चिता पर लेटता है इंसान, जल जाता है, वो सेम वही प्रोसीजर देख रहे थे कि वो लेट गया और जल रहा है, पूरी पूरी बॉडी जल रही है एक तरीके से, बस चिता मौजूद नहीं है वहां पर। ऐसा करके किसी भी तरह की कोई भी लकड़ी मौजूद नहीं है जिस पर वो लाश लिटाई जाती है। उन्होंने बोला कि आगे जाकर वो क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा कोई वृक्ष है, कोई बहुत बड़ा सा पेड़ है। राहुल अपने कल्प वृक्ष के बारे में बहुत सुना होगा, अगर आपको आइडिया है। कल्प वृक्ष के ऊपर एक फिल्म भी बनाई हुई है जी। तो वो कल्प वृक्ष जो है, ऐसा कहते हैं साधु संत जो हैं, वो कहते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति का द्वार है एक तरीके से। वहां से जो मनोकामना तुम मांगो वो पूर्ण हो जाती है। तो इनको कल्प वृक्ष जलता हुआ दिखा पूरी तरीके से। तो ये उसी जोन में, जिस जोन में थे, वहां पर जाके कल्प वृक्ष से बोलते हैं कि मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, मुझे मुक्ति दे दो। एंड अचानक से क्या होता है कि कल्प वृक्ष को वो छूते हैं और छूने के साथ ही साथ उनकी आंखें खुलती है, तो वो हॉस्पिटल में होते हैं। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसके बाद से इन्हें आत्माएं दिखना शुरू हो जाती हैं। ये एक मोमेंट था। अब राहुल इसको आप कुछ भी कह लो, मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लिमिटेड लोग से मिला हूं जिनकी लाइफ के एक्सपीरियंस मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत सेम है। इंसिडेंट सेम नहीं है लेकिन जो घटनाक्रम हुए हैं वो सेम है। जैसे मुझे ये सब दिखने लगा मेरे बाबा की डेथ के बाद, जो मैंने आपको बताया था जी, कि बाबा की डेथ हुई, उसके बाद मुझे उनकी आवाज सबसे पहले सुनाई दी कुछ देर के लिए। फिर जब मैं सोया उठा तो मुझे हर तरफ कुछ न कुछ दिखने लगा। सेम इन बाबा को भी हुआ कि वो कल्प वृक्ष को छुआ सपने में या जैसा भी करके उन्होंने नियर डेथ में छुआ होगा, वो वापस आए और उसके बाद से उन्हें हर जगह आत्माएं दिखने लगी समहाउ। मेरा ऐसा मानना है राहुल कि नियर डेथ अगर होती है, मैंने कभी उतना गहराई से शायद ना महसूस करी हो, और वो लोगों ने महसूस करी होगी जिनका मैंने सुना है, तो वो एक ऐसा द्वार है जहां से अगर तुम गए, उस नियर डेथ के पास तुम गए, तो तुम किसी ना किसी तरह की एबिलिटी को या किसी ना किसी तरह के
कुछ तो ऐसा होगा जो तुम वापस लेकर लौटोगे जरूर वहां से। तो एक नया रेल्म, एक नया डायमेंशन आपके लिए खुल जाता है। एक नया डायमेंशन खुल जाता है। राहुल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आपको वो एक्सपीरियंस हुआ था, जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, एक पर्सनल एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा कि जगने के बाद जब आप सही हो गए तो क्या आपको अपनी बॉडी पहले से अलग फील हो रही थी जैसे पहले होती थी? कुछ चेंजेस फील हुए आपको? ये कॉमन क्वेश्चन है। मतलब फिजिकली आप बोल रहे हैं, लाइक फिजिकली क्या? नॉट फिजिकली ओनली, केवल फिजिकली, मेंटली, दोनों। मतलब आपकी बातचीत में, किसी भी चीज में। अब मैं अगर बताऊं तो कुछ तो फर्क आया है, लेकिन वो मैं शब्दों में बयान करना थोड़ा मेरे लिए टफ है। कि मतलब बेसिकली जी, जैसे आप, मुझे ऐसा लगता है ना कि हर इंसान, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि एक दिन में आपको कम से कम 60-70 हजार थॉट्स आते हैं। बिल्कुल। आप हर थॉट को ऐसा कॉन्शियसली सोचते नहीं है जी। मतलब इस लाइक सेइंग, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने कहीं राइट लेफ्ट मुड़ना है, आप हाथ देते हैं, लेकिन आपको लगता है चलो आगे से मुड़ लेंगे, तो वो हाथ देना भी एक तरीके एक थॉट, एक नया वो पैटर्न होता है जो शायद आपने नहीं उस टाइम पे लिया, आप आगे बढ़ गए। जी, मुझे ऐसा लगता है ना कि अब उस टाइम के बाद से शायद मेरा दिमाग इन सब चीजों के लिए भी सेंसिटिव हो गया कि जब मेरा दिमाग कुछ नहीं सोच रहा है तब मेरा दिमाग क्या कर रहा है। इन अ वे दैट आई काइंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थॉट्स रैंडम नहीं होते। एग्जैक्टली। के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो होता है, कोई ना कोई तो लॉजिक होता है। नेसेसरली हर लॉजिक पैरानॉर्मल हो या हर लॉजिक भाई हेवनली या डिवाइन हो, जरूरी नहीं है। कई बार वो आपका दिमाग में लॉजिक ऐसा भी होता है कि आपको थॉट्स कभी कभी वैसे आते हैं जैसी कंपनी आप रखते हैं। जी, लाइक सेइंग यार आपके आसपास के लोग बड़े वैसे लूजर टाइप के हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको अमूमन थॉट्स भी कभी कभार वैसे आते हैं। तो आई थिंक एक वो चेक आ गया, एक तरीके का कह लें कि अपने रियलिटी चेक आ गया, क्या ऐसा रियलिटी चेक आ गया कि आपका थॉट, आपकी जो थॉट्स है नेसेसरली आपके नहीं है जी, वो आपका आसपास का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। एंड यू हैव टू बी क्या कहते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। केयरफुल अबाउट दैट, बिल्कुल। एक तरीके से एक हैबिट आ गई तब से। तो राहुल, जब मैंने इन बाबा से पूछा ना कि मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, आपने कल्पवृक्ष को छू लिया, मेरे साथ मेरा कल्पवृक्ष नहीं था, मैंने बाबा को ही छुआ था, उनकी डेड बॉडी थी उसको छुआ था। उन्हीं का ये कहना था कि हम अपनी जिंदगी में ना नियर डेथ एक्सपीरियंस करते रहते हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे करते हैं। उन्होंने बोला जैसे यदि कोई इंसान ऊपर से नीचे गिर रहा है और अचानक से उठ गया, वो सपने में देख रहा है। मैंने कहा ये नियर डेथ कैसे हो सकता है? वो तो मैंने कॉमनली भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई आपकी जो स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं सपनों की दुनिया में फंस जाती है, वापस आते समय आपकी बॉडी में स्पीड में आती है तो आप उठ जाते हो। तो उन्होंने कहा कि स्पिरिट फंसने का मतलब क्या होता है? अब मैं वहां पर चौंक गया। मैंने कहा हाँ, फंसने का मतलब शायद ये है कि तुम्हारी बॉडी खत्म हो गई है पूरी तरीके से, बट एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। उन्होंने कहा एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जिसकी वजह से तुम्हारा जो शरीर है और जो तुम्हारी आत्मा है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक ऊर्जा है वो कोई, और वही ऊर्जा तुम्हें चेताती है। तुम्हारी जो चेतना है बेसिकली वही तुम्हें बताती है कि तुम्हारा शरीर भी एग्जिस्ट करता है, तुम्हारी आत्मा भी एग्जिस्ट करती है। और द मोमेंट तुमको ये बताया जाता है, तुम्हारी स्पिरिट तुम्हारी बॉडी में आ जाती है। अब हम आते हैं कोमा के ऊपर राहुल, सेम इसी से जुड़ा हुआ। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कोमा में चला गया है, जिंदा तो है पर बॉडी नहीं काम कर रही है। व्हाट डज दैट मीन? आई मीन कोमा में हम लोग जाएं बात करें, ऑब्वियसली करेंगे। एक छोटा सा एक सवाल मेरा उससे पहले ये था, अक्सर हम लोग जितने भी सीरियल आते हैं माइथोलॉजी, रामायण टाइप के, तो उसमें ना ये दिखाया जाता है कि भाई भगवान कहीं आए, उसके बाद अंतर ध्यान हो गए, है ना। ये बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि नारद जी आए, और नारद जी तो अक्सर अलग अलग डायमेंशन में ट्रैवल करते रहते जी, अचानक से अंतर ध्यान हो गए, अचानक से अंतर ध्यान हो गए। और ये चीज ना रिपीटेड है, कि मतलब ऐसा लगता है वो बड़ी बात है ही नहीं, बड़ा कॉमन सा है। तो अब मैं उसको जस्टिफाई ना भी करूं फॉर द टाइमिंग, अगर हम उसको खाली इमेजिनेशन भी लें जी, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि हम एक तरीके का एस्ट्रल ट्रैवल कर लें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मीलों दूर, एक सेकंड के अंदर फिजिकली हम कहीं अपीयर हो सके? क्योंकि टेक्निकली मतलब हमारे पुराणों में तो ये बारंबार चीज मेंशन है, बहुत बार मेंशन, बहुत लोग करते हैं पुराणों में। ऐसा लगता है कि पुराणों में, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि आपकी पहचान, क्योंकि मैंने सुना ऐसे कई लोग हैं जो क्लेम करते हैं इस तरीके का। जी बिल्कुल करते हैं। और मतलब आपका ये कहना है कि वो अपने ध्यान की मदद से या किसी चीज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली ट्रांसफर हो जाना। वो फिजिकल होता है, एक आत्मा के डायमेंशन में होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर। मैं फिजिकली तो नहीं मान सकता, क्योंकि देखिए ऊपर वाले का एक अपना नियम है, फिजिकली लॉज अलग होते हैं। हाँ, क्योंकि पुराणों में भी जिनका जिक्र किया गया है राहुल, उन्होंने कभी भी अपने शरीर को नहीं भेजा है,
उन्होंने हमेशा अपनी आत्मा को भेजा, अपनी चेतना को भेजा है एक जगह से दूसरी जगह, और वहां पर एग्जैक्ट उनके जैसा एक शरीर वाला इंसान खड़ा हो गया है, वो बातें कर रहा है पर उसको कोई छू नहीं पा रहा है। ऐसा बहुत सारे गुरु द्रोण करते थे ये चीज मेडिटेट करते हुए। गुरु द्रोण, आपने कभी शायद उनके बारे में, महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना होगा? जी बिल्कुल, आप कई बार कई बार उनका जिक्र कर चुका हूँ, और कई लोग, वो एक बहुत बड़ी, जो लोग नहीं जानते थे, आई रियली इंसिस्ट कि उनके बारे में थोड़ा पढ़ें। एक योगी परमानंद जी की किताब है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसमें उनका मेंशन है। उनके बारे में बोला जाता है कि वो कई सालों से जिंदा है और उन्होंने अपना वो एक जो फिजिकल बॉडी है उसको डिसइंटीग्रेट कर लिया है। जो कभी भी आते हैं हमारे प्लेन में उसको वापस इनहेरिट कर लेते हैं, आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और वो उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो जब यंग थे, वही वाले शरीर का उन्होंने त्याग किया था, तो वही शरीर वो वापस आके ले लेते हैं। ओके। और ये मतलब द पॉइंट इज कि ये इतना कैजुअली मेंशन किया जाता है। अगर आप ऑटोबायोग्राफी और योगी पढ़ेंगे और भी किताबें हैं, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है। और अगर आप देखें हाइपोथेटिकली या टेक्निकली, तो ये कोई इम्पॉसिबिलिटी भी नहीं लगती। हो सकता है शायद कैन बी अ वे ऑफ डूइंग दैट। मतलब राहुल, खैर मैं जितने साधकों से मिला हूं, कभी उन्होंने अपनी बॉडी को तो भेजने का, महाअवतार बाबा जी का क्या सिनेरियो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन बॉडी को भेजने का तो खैर सिनेरियो कभी नहीं हुआ। हाँ, मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी, आपने भी देखी होगी फॉर श्योर, बहुत फेमस मूवी है, लूसी नाम है मूवी का। हाँ जी, जिसमें वो दिमाग का 100% यूज वाला जो कॉन्सेप्ट है। स्कारलेट जॉनसन है उसमें, और स्कारलेट जॉनसन है उसमें। अब क्या है कि एंडिंग ना उसकी बड़ी क्लासिक है कि वो मतलब दिमाग का यूज करके अचानक से आदि मानव के टाइम पे पहुंच जाती है, अचानक से कहीं और पहुंच जाती है। ये माइंड का यूज करने पे हो रहा है, मतलब वही मैं उसको मेडिटेटिव स्टेट से जोड़ रहा हूँ कि वो पहुंच रही है। सिर्फ उसका शरीर नहीं पहुंच रहा है, उसकी चेतना पहुंच रही है, एक तरीके से मन की स्पीड से वो जा रही है इधर उधर। राइट। एट द एंड क्या होता है कि वो ना दिमाग का उसमें दिखाते हैं 99%, 94% इस तरह से यूजेस दिखाते हैं। तो जब 100% यूज करती है राहुल, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वो गायब हो जाती है, वो विलुप्त हो जाती है, वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। ये एक थ्योरी भी है, यदि हम अपने दिमाग का 100% यूज कर ले तो शायद हम हर जगह फैल जाएं, हम पूरे ब्रह्मांड में चले जाएं, मतलब हमारे कण शायद हर ब्रह्मांड में हो एक तरीके से। ये आई मीन मुझे आई थिंक पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि व्हाट यू मीन बाय 100% दिमाग का यूज। तो प्रॉब्ली इसके ऊपर शायद तब बात करेंगे जब शायद थोड़ा और एटलीस्ट मैं थोड़ा पढ़ समझ लूंगी बेसिकली कहने मतलब क्या चाहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये था 100% दिमाग का यूज, कि जब मैंने अघोरियों से पूछा कि आपका क्या विचार है, आप अपने दिमाग का कितना % यूज करते हैं, तो उन्होंने परसेंटेज तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि हम 1/4 से भी कम यूज करते हैं, विच इज वैलिड कि हाँ एक्चुअली हम लोग कम ही यूज करते हैं, 2%, 3%। तो उन्होंने बोला कि यदि जिस दिन हमने अपने दिमाग का पूरा 100% यूज कर लिया, मतलब पूरे दिमाग को इस्तेमाल कर लिया दिल के साथ मिला के, उन्होंने ऐसा भी बोला कि अपनी चेतना के साथ, अपने आत्मज्ञान के साथ मिला के उसका यूज कर लिया, तो हम परम ब्रह्म बन जाएंगे एक तरीके से। आपने ये पीनियल ग्लैंड का कॉन्सेप्ट सुना हुआ है हर्ष? जी, मतलब ये जो माइंड के बीच में होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। माइंड के बीच में ग्लैंड होता है जिसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, और वो कुछ लोगों का मानना है कि वो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ब्रेन के बीच का एक तरीके का ब्रिज होता है। और अगर आप उसको एक्टिवेट कर लें, जो शायद हमारे शास्त्रों में जिसको तीसरी आंख खुलना बोला गया है, थर्ड आई एक्टिवेशन जिसको बोलते हैं, तो आई थिंक थर्ड आई को पीनियल ग्लैंड को रेफर किया जाता है। अगर वो आपकी खुल जाती है तो फिर आप बेसिकली इन अ वे आप सुपर ह्यूमन हो जाते हैं, या आपका परसेप्शन लेवल बहुत बढ़ जाता है, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। सो आई थिंक वो एक थ्योरी है जो शायद 100% ब्रेन के बारे में बोली जाती है। आपने थर्ड आई एक्टिवेशन बोला ना, मैं तुरंत पहुंच गया एक शिविर पे, अचानक से वहां पे थर्ड आई एक्टिवेट हो रही थी, बस केवल हाथ रख के। मैंने तो ऑनलाइन देखा है कि एक आध वीडियोस हैं कि उसमें एक फ्रीक्वेंसी बजा दी जाती है और आप कान में खाली डाल के उसको रखिए, तो उनका क्लेम ऐसा है कि इनफैक्ट जब आपको याद होगा 70s में जब पहली बार ये एक हिप्पी कल्चर शुरू हुआ था, जब वो एसिड और जो उस तरीके जो ड्रग्स होते हैं वो सब लेना जो है पॉपुलर हुआ था, तो उस टाइम पे लोगों का मानना ये था कि एक ऐसा ड्रग है जिसको खाओगे तो तीसरी आंख खुल जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट इंडिया से बाहर गया था, और अंग्रेजों ने इसको वेस्टर्नाइज कर लिया था कि अब हम लोग एक दवाई बनाएंगे और दवाई खा लोगे तीसरी आंख खुल जाएगी। बेसिकली नशे के स्टेट को वो लोग कंपेयर करते थे 100% ब्रेन से। तो ये खैर उनका एक मानना। तो मुझे लगता है बड़ा एक ये कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल वाली बातें हैं, इसमें कितनी रियलिटी है आई एम नॉट वेरी श्योर। राहुल, आप ही के शहर लखनऊ में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक जगह है, इस बार हम आएंगे तो जरूर चलेंगे बाय द वे वहां पे। तो वहां पर एक बाबा है,
बाबा क्या, वो एडवांस बाबा हैं थोड़े से, तो उनका क्लेम है कि वो अघोरी भी हैं और ऊपर से वो थर्ड आई एक्टिवेट भी कर सकते हैं और मृत आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं बड़े आराम से। आत्माओं से संपर्क भी कर सकते हैं? बिल्कुल। और कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, आपको नियर डेथ का एक्सपीरियंस करा के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मार डालेंगे। उनका क्लेम ये है कि उनके पास एक तरीके का दंड है या कुछ भी है, उसको मान के चलो उनकी अपनी शक्ति है जी। तो वो उस दंड को आपके माथे के बीचों बीच, वही जो पीनियल ग्लैंड है वहां पे लगाएंगे और उसके बाद उनका कोई मंत्रोच्चारण है वो मंत्र करेंगे। अच्छा बाय द वे, उनके 50-60 शिष्य भी हैं आपके लखनऊ के अंदर। ऐसा इंटरेस्टिंग का नाम वगैरह बताइएगा। मैं जरूर कभी शो पे तो नहीं, लेकिन मैं फॉर श्योर नाम जरूर बताऊंगा। और उनका कहने का मतलब है वो जैसे यहाँ लगाएंगे आप, अचानक से थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि आप अपने पूर्व जनों से, जो पूर्वज हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं बड़े आराम से। और जो वहां के उनके शिष्य बन गए हैं, एक तरीके से मुरीद बन गए या शिष्य बन गए, आई डोंट नो, तो उनका कहना है कि वो अपने पूर्वजों से डेली बात करते हैं। मतलब वो कुछ समय के लिए, जब तक वो दंड उनके सर पे लगा रहता है, वो कुछ क्षण के लिए मर जाते हैं, उनका शरीर खत्म हो जाता है और खत्म हो जाने के बाद वो आत्मा के जरिए बात करते हैं अपने पूर्वजों से। ये भी हो रहा है आजकल बाय द वे। तो ऐसा उनका क्लेम है, ऐसा क्लेम है। मुझे तो नहीं लगता कि मतलब ये पॉसिबल है। मैंने कई सारे बाबाओं से भी पूछा। वो भी तो आप पहले कराते थे ना, क्या पास्ट लाइफ PRT, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जी। तो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है ना कि आपको पास्ट लाइफ की याद दिलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, आपकी स्पिरिट को भेजते हैं पीछे। बट उसमें एक तो तांत्रिक प्रोसीजर्स भी जुड़े होते हैं, एक कुछ तो ऐसा होता है, एक जो कन्विक्शन जुड़ी होती है, आपके वॉइस की कन्विक्शन, क्योंकि आवाज पर फोकस करने के लिए बोला जाता है। यदि आप PRT को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बार बार बोला जाता है कि आप मेरी आवाज पे फोकस करो। अब जो मैं कह रहा हूं वही हो रहा है। अब तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। व्हाट इफ अगर PRT में ये सब ना हो, क्या वो इंसान पास में जा पाएगा? आई डोंट थिंक सो। वो सिर्फ अब ये बताइए ना, अगर ये करना तो फिर बड़ा आसान है ना कि अगर मैं किसी से कह दूं कि मैं मेरी आवाज फोकस कर और फिर मैं ही बोल दूं उसको ऐसा ऐसा है। कुल मिला के व्हाट आई एम आस्किंग फॉर इज टोटल सरेंडर। और टोटल सरेंडर के बाद फिर तो आप मतलब कुछ भी बोलेंगे अगला तो मान ही लेगा ना, मतलब मान ही लेगा। पर अगेन अपनी भी कॉन्शियसनेस होती है, राइट? तो कहने का मतलब जो हम लोग PRT करते हैं उसमें इसके कन्विक्शन के साथ साथ कुछ तांत्रिक प्रोसीजर्स भी जुड़े होते हैं, विच आई एम नॉट अलाउड टू से कि क्या है क्या नहीं है, वो भी जुड़े होते हैं। तब जाकर वो बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है, क्योंकि नेचुरल और सुपरनेचुरल दोनों वे से हमें एक ही आंसर मिलता है उसमें, इस तरीके से। या इसमें पता है हर्ष, मेरा एक मानना कह लो या मेरा कह दो, एक मेरा दिमाग के अंदर का डिलेमा ये है कि भाई दो तरीके हैं जिंदगी जीने के। या तो आप स्केप्टिक बन जाओ और हर चीज पर सवाल करो, तो आप, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि अगर आप स्केप्टिक बन के रहोगे तो आप आजीवन लोगों को निगेट करते रहोगे, लेकिन खुद कहीं पहुंच नहीं पाओगे, खुद नहीं पहुंच पाओगे। और बिल्कुल। दूसरा एक तरीका है बिलीवर, जिसमें खतरा बहुत है, क्योंकि कोई भी फिर आपको कुछ भी बता सकता है और आपके दिमाग की इमेजिनेशन आपको कुछ भी दिखा सकती है। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली लाइफ का अगर आपको मैजिक देखना है, क्योंकि लाइफ भी एक तरीके से मैजिकल है, और वो मैजिक आपको तभी शायद दिखाई देगा अगर आप उस मैजिक पे यकीन करेंगे तो आई थिंक ये एक डिलेमा है जो शायद हर ऑडियंस को या हर जो पैरानॉर्मल में इंटरेस्ट रखता है बंदा, उसको ये डिसाइड करना होगा कि उसको किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। आई एग्री राहुल, ये यकीन करना और फिर उसके बाद किसी चीज का अचानक से दिख जाना या फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाना जी, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। पर वही कल्पनाओं और रियलिटी के परे भी मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ होता है। मैं आपको बात बताता हूँ कि कुछ दिनों पहले या कुछ महीने पहले शायद से मेरे दिमाग का एक कॉन्सेप्ट था कि हमेशा जो शमशान होते हैं या फिर जो घर होते हैं, अबंडेंट घर होते हैं जी, और जो प्लेसेस होते हैं सिर्फ वही हॉन्टेड होते हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि एक अलग तरह की चीज जहां पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं वो भी हॉन्टेड हो सकता है। किस तरह की चीज? और मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कोई हॉन्टेड शॉपिंग मॉल। Eight.